करिकुलम के अंदर आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है करिकुलम से रिलेटेड, जिसके अंदर 2018 में, 19 में या 17 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आज आपके सामने लेकर आई हूँ। लेकिन अगर ज़्यादा क्वेश्चन रहती तो असाइनमेंट के रूप में आप लोगों का काम बढ़ जाता है, इसीलिए मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके सामने रख रही हूँ। लेकिन इनके सबके आंसर्स हम ऑलरेडी क्लासेस में कर चुके हैं, पिछली क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पाठ्यक्रम को अपने शब्दों में समझाइए। पहला, दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर में आए हुए हैं। पाठ्यक्रम को अपने शब्दों में समझाइए। अपने शब्दों में मतलब आपको उसकी अवधारणा के विषय में बताना है कि पाठ्यक्रम क्या था, आप उसके बारे में क्या समझते हैं, उसका अर्थ आप क्या समझते हैं, उन सब के बारे में आपको लिखना है। लेकिन 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको शब्द सीमा जो दे रखी होती है उसे हिसाब से लिखना है 50 शब्दों में। लेकिन ज़्यादा अगर लिखेंगे, आप सोचेंगे कि थोड़ा और लिख देती हूँ, मुझे आ रहा है, तो उस वजह से आपकी भाषा शैली उसमें खराब हो जाती है और आपका समय भी बर्बाद होता है, क्योंकि हमें वो समय बचा करके देना होता है बड़े क्वेश्चंस को। अब देखिए इसके अंदर ये सब निबंधात्मक है तो आपको पता है इसमें समय सीमा बहुत मायने रखती है, साथ में आपके शब्द और आपके लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है। इसलिए अगर 2 नंबर में आ रहा है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर 6 नंबर में या 10 नंबर में कोई भी प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाता है तो आप सबसे पहले क्या करें, उनको हाईलाइट करके पैराग्राफ के रूप में लिखें। पैराग्राफ लिखने का जो तरीका होता है वो क्या है कि आज मैंने पूरा यहाँ से यहाँ तक कोई पैराग्राफ शुरुआत की, यहाँ पे मैंने उसका हेडिंग डाला। उसके बाद जब आप यहाँ पर बात खत्म कर दें तो उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस लेने के बाद आप अपना पैराग्राफ शुरू करें, क्योंकि वो जो होता है आपका लिखावट जो होती है वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है किसी भी एग्जामिनर के ऊपर। जब वो आपकी कॉपी चेक करता है तब आपके लिए लिखावट का जरूरी होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना। सेकंड होता है जब वो आपका चीज पढ़ेगा तब उसकी होती है भाषा शैली। लेकिन उसके ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए, उसको ज्यादा यूँ बोझ ना लगे आपकी कॉपी चेक करते वक्त, या बोरियत ना हो, तो आपको अपने भाषा शैली और लिखावट का दोनों का ध्यान रखना होता है कि वो लुक में कैसा लग रहा है। फिर देखिए अगर आपने उस चीज़ को अच्छे से लिखा है शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए कि कितने नंबर में कितनी चीज़ लिखनी होती है, फिर आपको आगे जाकर के कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखिए पाठ्यक्रम को अपने शब्दों में समझाइए। यहाँ पर मैंने लिखा अपने शब्दों में, पेपर में आया था, ये 2018 का क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको। इसमें ये भी आ सकता है कि पाठ्यक्रम की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए या विस्तार से समझाइए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसका मतलब होता है अवधारणा, यानी कि आप उसके विषय में क्या समझते हैं, आपको अपनी भाषा में उसमें लिखना होता है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए, ये भी हम पहले कर चुके हैं। इसमें आप जो लिखेंगे वो है सिद्धांत, जो मैंने खूब सारे कल आपके क्लास में बताए थे कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत जो होते हैं अनगिनत है, खूब सारे हैं। और वही जो सिद्धांत है वो होते हैं जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे होते हैं तब कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है पाठ्यक्रम बनाते वक्त। ये सारी चीज़ें होती है सिद्धांत, सावधानियाँ, और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि इसके सिद्धांत क्या है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी उसके नंबर पर, अंकों पर। अगर ये ज़्यादा नंबर का प्रश्न है तो आप सबसे पहले उन सबको लिखें, उसके बाद में उनको हाईलाइट करते हुए थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन सबकी वो लिखते हुए चलिए। लेकिन अगर क्वेश्चन मान लीजिए 10 नंबर में स्पष्ट करना हो तो आपको क्या करना है, सभी को, मतलब 2 नंबर में तो आपको कुछ एक सिद्धांत डालने पड़ेंगे, 6 नंबर में भी आप लगभग 8 से 9 सिद्धांत या 7 सिद्धांत लिखें, लेकिन सब में 2-2 लाइन या 3 लाइन लिखनी बेहद जरूरी होती है, ताकि उसको पता चले ये सिद्धांत क्या कहना चाहता है, आप उसके बारे में क्या समझते हैं। ये जितने भी पेपर आते हैं ये सभी कहलाते हैं उपलब्धि परीक्षण, जो टीचर स्वयं बनाते हैं। परीक्षक जो होता है वो उसको देखता है और फिर उसको डिसाइड किया जाता है। अब देखिए जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको लिखना है। पाठ्यक्रम बनाते वक्त आप कौन सी 2 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेंगे। वापस वही चीज़ आ गई, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया। तो ये हमें दिक्कत कहाँ करेगा, जब आपको पर्टिकुलर विषय के बारे में पूछ लिया जाए। अगर यहाँ लिखा हुआ आ जाए कि गणित का पाठ्यक्रम, या मान लीजिए जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम, सामान्य विज्ञान का, गणित का पाठ्यक्रम बनाते वक्त आप कौन सी 2 सावधानियां बरतेंगे, कौन सी 2 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेंगे, तो आप जितने भी सिद्धांत पढ़ते हैं वो सारे के सारे आप इसमें एक सारांश के रूप में, मतलब समरी जो होती है उसके रूप में आप उसको बता सकते हैं।
कहते हैं ना, हर प्रश्नों पर रट्टा नहीं मार सकते, लेकिन जो प्रश्न आते हैं उनके उत्तर हमें पता होते हैं, बस लिखने का तरीका अपना अपना होता है। अब इसमें आपसे पूछा गया है कौन सी दो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। ये भी प्रश्न आपके आएगा सिद्धांत से, आपके सावधानियों से उठेगा। फिर देखिए, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में गणित में क्या महत्व है। मतलब वो माध्यमिक स्तर का पूछ रहा है, माध्यमिक स्तर के अंदर जब गणित डाल दी गई है तो इसका क्या, कहाँ जरूरत थी, क्या महत्व रख रहा है। आज बालक जो गणित पढ़ रहा है, चाहे वो प्राइमरी का हो, सेकेंडरी का हो, सीनियर सेकेंडरी का हो, तो हमें उसके हिसाब से अब सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी सोच पर उन्होंने फाउंडेशन डाल दिया क्या, कि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम जो है वो गणित क्यों जोड़ रहा है, या किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जोड़ रहा है, या आज जब जोड़ दिया गया तो उसका महत्व क्या है। ये सारे क्वेश्चन जो है इससे रिलेट ही बनते हैं, बस इनकी भाषा अलग होती है, आंसर सेम होता है, लिखने का तरीका आपको ध्यान में रखना है। तो हमने गणित क्यों डाली, पाठ्यक्रम में क्यों इसको जोड़ा गया, उनकी दैनिक जीवनचर्या से वो जुड़ सके, या जो गृहिणी होती है वो जब उस चीज़ में से निकलेगी या एक बालिका के रूप में उसको पढ़ेगी, तब वो चीज़ उसके लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है। एक बालक जब बाहर मार्केट में जा रहा है सब्जी खरीदने या कोई भी राशन का सामान खरीदने में, गणित क्यों वहाँ उसके लिए ज़रूरी है। जब वो किसी भी तरह का मापन का कार्य कर रहा है, क्यों उसके लिए ज़रूरी है। जब वो सीनियर सेकेंडरी में आ जाएगा, उच्च माध्यमिक स्तर में आ जाएगा, तब वो जो फिजिक्स का या प्रायोगिक ज्ञान लेगा तो उसके लिए वहाँ क्या काम का है। ये सारे महत्व आपको उसमें डालने पड़ेंगे। फिर देखिए, उच्च माध्यमिक स्तर में पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को समाहित करने के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब फिर हम फाउंडेशन में आ गए कि हमसे क्या पूछ लिया गया, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में, को करिकुलर एक्टिविटीज। अगर वो पाठ्य वस्तु के बारे में पूछता है सिलेबस में, तो सिलेबस में पाठ्य सहगामी क्रियाएं इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें सिर्फ आपका कंटेंट होते हैं और आपका जितना भी वो सिलेबस करवाया जाता है, कोर्स करवाया जाता है, पाठों के संबंधी या पाठ्य पुस्तक से संबंधी वो होता है। लेकिन पूछ रहा है पाठ्यक्रम में को करिकुलर एक्टिविटीज क्यों डाली गई, क्यों ऐड की गई, उससे क्या तात्पर्य है, उसके भी आपको उद्देश्य इसमें स्पष्ट करने पड़ेंगे। और वो भी चीज़ें आएगी ज़्यादातर सिद्धांतों से निकलकर। हमने करिकुलम की क्लास में उद्देश्य किए थे, वो सारे उद्देश्य जो हैं, जैसे कि मानवीय संबंधों का विकास करने के लिए, जागरूकता दिखाने के लिए, या फिर सहसंबंधता बताने के लिए, या फिर जो बच्चे हैं वो अपने आप में एकजुटता रखे, एक दूसरे की मदद करना सीखे, या सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखने के लिए किया गया। ये सारी चीज़ें, जितने भी उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया, सहभागिता का, जागरूकता का, या फिर लोकतांत्रिक उद्देश्यों को ध्यान में रखने के लिए किया गया, वो सारी चीज़ें आपको इसमें डालनी हैं, ताकि बालक एकता के साथ में एक दूसरे की मदद करते हुए वो कार्य कर सके। तो उसे हम कहते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जैसे कि वर्कशॉप करना। और इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा ऊपर हेडिंग में, कि जब आप पैराग्राफ में लिखेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती क्या है, पहले उसको वो डिफाइन कीजिए। ये ज़्यादा नंबर में आया हुआ है, 6 नंबर में, तो उसके लिए अपने को आवश्यक है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती क्या है वो हम बताएं। फिर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है जो स्कूलों में करवाई जाती है उसके, और साइंस से रिलेटेड आपको सिर्फ फोकस जो है वो साइंस का सब्जेक्ट है, तो सिर्फ फोकस आपको साइंस पर करना है। साइंस क्लब हो गया, साइंस म्यूजियम हो गया, या फिर फील्ड ट्रिप हो गए, हम उनको लेके जा रहे हैं, वर्कशॉप हो गई कि मॉडल बनाना, चार्ट बनाना, ये सारी चीज़ें, खेलकूद प्रतियोगिताएं होंगी, वो सारी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में समाहित होती है। वो सारी चीज़ें आपको पहले उसमें समझानी पड़ेगी, कौन कौन से प्रकार की होती है, विषय के अंतर्गत कौन सी आएगी। उसके बाद आप जाकर के उसको बताएंगे कि इन्हीं सब चीज़ों को से हम जो है इन उद्देश्यों को या निम्न उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं, या इन उद्देश्यों को हम पूर्ति करने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं बच्चों को पाठ्यक्रम में डालते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान पर प्रकाश डाले, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हम इसके बारे में भी कर चुके हैं। जब निर्माण करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो जो सोपान है, मतलब जब हम करिकुलम बना रहे हैं या जो टीम बना रही है उस वक्त वो कौन कौन से स्टेप्स का ध्यान में रखेगी, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। जो मैंने कल की क्लास में आपको स्पष्ट किया था कि जो सोपान होंगे वो होते हैं 4 तरह के। जो रोल्स दिए थे 4 सोपान, किन किन बातों को ध्यान में रखती है, चाहे वो यूजीसी की नज़र से हो, सीनियर सेकेंडरी हो, विद्यालय स्कूल हो, प्राथमिक हो,
सबका जब पाठ्यक्रम बनाया जाएगा तब कौन कौन से सोपानों को वो ध्यान में रखते हुए बनाती है, कौन कौन से 4 सोपान से निकलती है, वो चीज़ें भी आपको इसमें लिखनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप। फिर उनको समझाना पड़ेगा एक एक पैराग्राफ में। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप पहले देखें कि वो कितने अंक का है, उसके हिसाब से उसमें शब्द सीमा डालें और उस शब्द सीमा के आधार पर अपनी पूरी बात रखें और उनको थोड़ा सा अंक के हिसाब से बड़ा या छोटा कर दें। ये क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपके सामने रखे हैं ये आपको असाइनमेंट के रूप में करने हैं। अपने जितनी भी क्लासें हुई हैं करिकुलम से रिलेटेड, ये सारे मैंने क्वेश्चन जो हैं उन्हीं में से निकाले हैं ताकि आपको आंसर्स ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हैव अ नाइस डे।